अगर तो ये चीज एक्सेप्ट कर ली जाए नेहरू की, तो डेफिनेटली मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे। और अगर मुसलमानों की ये मुस्लिम लीग की का ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो हिंदू तो ऑलरेडी मेजोरिटी में, उन्होंने तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद बड़ी अपनी बात मनवा ली थी, तो वो ये सब चीजें फिर सड़कों पर होंगे कि आइन के अंदर तब्दीली करें, आइन में ये ना करें, आइन में वो करें, सब कुछ ये करें वो करें। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है फिर वो ये है कि फिर किसकी बात मानेगी। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर एक बड़ी एक गेम चली उन्होंने वहां पर। उन्होंने ये किया कि इनिशियली द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश रूलर या ब्रिटिश गवर्नमेंट डिडंट एक्सेप्ट एनी ड्राफ्ट, किसी का ड्राफ्ट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट दे ऑर्गेनाइज्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कि देखें आप लोगों ने पहले 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की हैं साइमन कमीशन को बायकॉट करने के बाद, लेकिन आपसे कोई नतीजा नहीं निकल सका। फिर नेहरू ने अपने पॉइंट दे दिए, कायद आज़म ने अपने पॉइंट दे दिया। अब ब्रिटिश एम्पायर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इस्टेब्लिश करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी, और उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मुस्लिम लीग के भी और कांग्रेस के बंदे भी जाएंगे, फिर अंडर द लीडरशिप, अंडर द कन्वीनियरशिप ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, फिर दोबारा से इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप होगा। तो देयर वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन लंदन। लंदन के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई टू ड्राफ्ट द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। पहली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक एक नंबर के लिए आपके पास आएगी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन के अंदर 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम लिख लेते हैं 1929 में। उसके बाद ये अब ब्रिटिश एम्पायर कह रही है कि अब दोबारा से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, कंसेंसस डेवलप करें, कंसेंसस से हमने चलना है। ऐसा नहीं है कि यदि कांग्रेस को लैदा कर देना, मुस्लिम लीग को लैदा कर देना, दोनों की बातें मानी जाएंगी, लेकिन पहले कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। तो अब लंदन के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गए, जिसको लीड कर रही है जी ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश लीडर्स, बरतानवी हुक्मरान बरतानिया के अंदर। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 1930। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। तो ईच कंसेक्यूटिव ईयर, हर साल कंसेक्यूटिवली 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, 3 राउंड टेबल। और इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जो कि हम लोगों पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा के लिए वो एक बड़ा एक मेमोरेबल एक इंसिडेंट है। दैट वाज अल्लामा इकबाल्स आइडिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इन 1930। अल्लामा इकबाल्स आइडिया, एक आइडिया था उनका 1930। ही वाज इन अलाहाबाद, वो एक अलाहाबाद इलाका है इंडिया के अंदर करंटली। ही वाज देयर, वो वहां पर थे, और वहां पे कुछ वो अपने लेक्चर्स दे रहे थे। 6 लेक्चर्स उन्होंने डिलीवर किए थे। दोज लेक्चर्स वर टोटली रिलीजियस लेक्चर्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम बिलीफ, इस टॉपिक के ऊपर कि मुसलमानों को अपने एतकाद को, अकीदे को दोबारा से तामीर करना चाहिए। मुसलमान अपने अकीदे में बहुत डाउन होता जा रहा है, बहुत पस्त होता जा रहा है, दीन से दूर होता जाता है। तो इस चीज के ऊपर वो उनके लेक्चर्स थे और वो लेक्चर्स दे रहे थे। लेकिन लेक्चर्स के अख्ताम पे जा रहा है काफी दुनिया, ही वाज वेरी प्रोमिनेंट लीडर एंड अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। एट द एंड ऑफ द ईच लेक्चर देयर वर सम जर्नलिस्ट हु यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस। तो किसी जर्नलिस्ट ने एक पॉलिटिकल क्वेश्चन कर दिया, ऑल्दो दैट मीटिंग वाज टोटली अ रिलीजियस मीटिंग, जिसके अंदर वो मुसलमानों को रिलीजियसली कुछ तलकीन कर रहे थे अपने लेक्चर्स के अंदर। बट एट द एंड ऑफ दोज लेक्चर्स वन ऑफ द जर्नलिस्ट आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट द पॉलिटिकल केओस, क्योंकि उसका सियासी केओस था, एक सियासी बहरान था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं पा रहा था। मुस्लिम लीग अपने पॉइंट्स दे रही है, नेहरू अपने पॉइंट्स दे रही है, और ऐसा लगता था कि यार एक पॉलिटिकल केओस है। तो किसी ने पूछ लिया कि what is your point of view on this political chaos and what will be the political future of subcontinent। तो अल्लामा इकबाल ने कहा
कि देखें मुझे ये लगता है कि जो कुछ चल रहा है इस तरह से कि मुसलमान जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं ये आपस में मिलकर एक सेपरेट फेडरेशन बनाएंगे. ही डिडंट सेड कि देयर विल बी अ सेपरेट कंट्री. उन्होंने सेपरेट कंट्री की बात नहीं की थी कि देयर विल बी अ सेपरेट कंट्री विच विल बी कंप्राइज्ड ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, के मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस को जोड़ के हम एक अलहदा से कंट्री बना लेते हैं. ये ऐसा नहीं है. हाँ, उन्होंने जो कहा था वो ये कहा था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं या मुस्लिम मेजोरिटी इलाके उसमें उन्होंने स्टेट्स भी कही थी, रियासतें भी. कश्मीर की रियासत, हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत, दक्कन की रियासत, इन रियासतों को भी और प्रोविंसेस को भी मिला के एक सेपरेट कॉन्फिडरेशन टाइप कोई चीज बनेगी. सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों को सेपरेट करना और आपस में जोड़ने का जो एक आइडिया दिया था वो अल्लामा इकबाल ने ही दिया था. अल्लामा इकबाल ने ही quoted कि it was basically the brainchild of अल्लामा इकबाल in which he gave the idea कि जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं उनको अलहदा करके एक कॉन्फेडरेशन बनानी चाहिए. अच्छा, अब मैं अब आपको बताता हूँ. चलें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ना मैप भी दिखाऊंगा. अच्छा चलिए अभी दिखा देता हूँ मैं आपको ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये मैंने ना एक मैप डाउनलोड किया है नेट से. अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्लामा इकबाल एक्चुअली फरमा क्या रहे थे. ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है एक मैप. जी सर. अच्छा, इसके अंदर ना अब अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस है ना उनको मिला लें और मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स यानी रियासतें उनको मिला लें और इन चीजों को मिलाकर आप क्या कर दें जी, एक अलहदा से कॉन्फेडरेशन बनाएं. मैं अब आपको दिखाता हूं अगर मैं इसके ऊपर ये अभी ड्रॉ कर सका तो. ड्रॉ कैसे होना है इसके ऊपर. चले, बहरहाल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये आप जहां मेरा ये आपको कर्सर नजर आ रहा है मेरा. जी सर. अच्छा, ये जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पंजाब, उसके बाद बलोचिस्तान, उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और फिर सिंध. ये आपको सिंध नजर आ रहा है. उसके बाद आपको यहां पर नजर आएगा मैसूर, आपको नजर आएगा बंगाल, आपको नजर आएगा बिहार,
आपको नजर आएगा आसाम। ये वो इलाके हैं जो कि बेसिकली मुस्लिम मेजोरिटी इलाके थे, और ये हैदराबाद भी। तो ये वो इलाके जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाके हैं। इन मुस्लिम कायदे उल्लामा इकबाल ये कह रहे थे कि ये जहां जहां, अब जाहिर सी बात है, अब बंगाल को उठा के इलाके को तो नहीं ना पंजाब के साथ लाएंगे। उन्होंने कहा था ये जहां जहां पर मौजूद है, जाहिर है ये वहां पर ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि आबादी मुसलमानों की ज्यादा है, तो अब इन इलाकों को एक कन्फेडरेशन के अंदर, एक फेडरेशन के अंदर ले आएंगे, और वो फेडरेशन होगी मुस्लिम फेडरेशन या मुस्लिम कन्फेडरेशन। ये बेसिकली अल्लामा इकबाल कह रहे थे कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, उनको एक फेडरेशन के अंडर ले आए, हिंदुओं को अलहदा करके फेडरेशन बना दें, मुसलमानों की फेडरेशन अलहदा कर दें। ठीक। सही। तो ये बेसिकली एक आइडिया था अल्लामा इकबाल का। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइमलाइन के अंदर अब हम लिख लेते हैं कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। पहले तो अल्लामा इकबाल का आइडिया ऑफ पाकिस्तान लिख लें या आइडिया ऑफ कॉन्फेडरेशन लिख लें ऑफ 1930 1930 के अंदर। उसके बाद है जी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930, 31 और 32 में लंदन के अंदर ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। और लेकिन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के लीडर्स आपस में जाते रहे, लेकिन कोई भी कंसेंसस इसके अंदर भी डेवलप नहीं हो सका। तो अब टाइमलाइन के अंदर जो हमारे पास चीजें अब ऐड होंगी वो आप लिख लीजिए। अल्लामा इकबाल आइडिया ऑफ पाकिस्तान AIP कर, किस तरह इसको जो मर्जी आप लिख लें, पर मैं जरा टाइम बचाने और जगह बचाने के लिए इस तरह एब्रीविएशन लिख देता होता हूँ। उसके बाद है जी फर्स्ट RTC, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, सेकंड RTC 1931 यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और थर्ड RTC 1932। तो ये 3 RTC, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं लंदन के अंदर, तीनों का कोई नतीजा नहीं निकल सका और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट नहीं बन सका। ठीक है। अच्छा जी, अब 1932 के अंदर 30, 31, 32 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो फिर ब्रिटिश एम्पायर ने खुद से ही एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसका क्या नाम रखा गया जी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935, 1935 का इंडियन काउंसिल एक्ट। और मजे की बात यह है कि इस इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर ज्यादातर कायदे आजम के 14 पॉइंट्स में से पॉइंट्स एक्सेप्ट किए गए। यानी सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, वो एक्सेप्ट हुआ। दूसरा था जी मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशन इन असेंबलीज विल नॉट बी लेस देन 1/3, ये भी एक्सेप्ट हो गया। सिंध वाज separated from Bombay, ये भी एक्सेप्ट हो गया। और चौथा political system of subcontinent was federal with maximum powers to provinces, ये भी कायदे आज़म का पॉइंट था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कायदे आज़म के पॉइंट्स एक्सेप्ट हो रहे हैं ज्यादा,
इंडियन कौंसल एक्ट, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, जो आना था 1929 के अंदर, लेकिन ड्यू टू द पॉलिटिकल केओस, ड्यू टू द पॉलिटिकल डिफरेंसेस of subcontinent and all India Muslim League, that constitution came in 1935 with the name of Indian Council Act of 1935. और इसके अंदर और जो इम्पोर्टेंट बात थी, इस एक्ट के अंदर there will be provincial elections in 1937 कि सूबाई सतह पर इंतखाबात होंगे 1937 के अंदर। देयर विल बी प्रोविंशियल इलेक्शंस, यानी प्रोविंस की सतह के ऊपर इंतखाबात होंगे। जो पार्टी विन करेगी उस सूबे के अंदर अपनी हुकूमत बनाएगी। जिस सूबे में मुस्लिम लीग विन कर जाएगी उस सूबे से मुस्लिम लीग हुकूमत करेगी, और जिस सूबे के अंदर कांग्रेस विन कर जाएगी उस सूबे के अंदर कांग्रेस अपनी हुकूमत बनाएगी। ठीक है, यानी पहली दफा से ब्रिटिश एम्पायर जो इक्तदार है वो लोकल लोगों को देने की कोशिश कर रही है कि अब इक्तदार इस तरह का नहीं कि वो ब्रिटिश एम्पायर से निकल जाएं। लोकल सतह के ऊपर लोगों का इक्तदार आएगा, लेकिन रहेंगे वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही, और वो भी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आएगा इक्तदार। यानी अगर पंजाब की मिसाल है, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग बड़ी तगड़ी है, अगर तो 1937 में इलेक्शन होते हैं और मुस्लिम लीग वो इलेक्शन विन कर लेती है, तो हुकूमत कौन बना देगी जी? मुस्लिम लीग। हुकूमत पंजाब के अंदर बन जाएगी मुस्लिम लीग, सेंटर के अंदर ब्रिटिश एम्पायर रहेगी, लेकिन प्रोविंस के अंदर मुस्लिम लीग आ जाएगी। इसी तरह ही आप बात करते हैं नहीं हम लोग ये इंडियन जो अभी करंटली प्रोविंसेस हैं उनके अंदर जब इलेक्शन होंगे और अगर वहां से कांग्रेस विन कर जाए तो कांग्रेस वहां पर अपनी हुकूमत बनाएगी। ठीक है, तो अब ये सियासी इम्तिहान आने वाला है जी। सियासी इम्तिहान बहुत बुरा इम्तिहान होता है। अब जितना मर्जी दावे कर लें कि हम लोग नुमाइंदा जमात हैं, हम लोग नुमाइंदा जमात हैं इसकी, इस चीज को प्रूफ हमेशा से ही इलेक्शंस के अंदर किया जाता है। तो जो कहा जाता है कि जो इंतहाई मुश्किल दिन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर वो इलेक्शन डे होता है, क्योंकि उसके अंदर उनको सारी उनकी कमाई मिलनी होती है। जज होना होता है कि ये पार्टी वाकई इस काबिल है कि इसको हुकूमत दी जाए या नहीं। तो अब जी अपकमिंग इलेक्शन हमारा न्यू टॉपिक। तो टाइमलाइन के अंदर ये चीज ऐड कर लें। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935 ये टाइमलाइन में आपके पास ऐड होगी। अच्छा जी, अगला है जी प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 1937 के सूबाई इंतखाबात। ठीक है, अच्छा यहां तक आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो? सर इंडियन काउंसिल एक्ट्स के जो पॉइंट्स हैं ये भी आ सकते हैं 4 नंबर में? ये नहीं आएंगे, ये आपको वैसे ही बताने के लिए था कि कायदे आज़म के पॉइंट्स एक्सेप्ट हो रहे हैं। वैसे इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन वो ऐसे जितने मतलब वो अहम नहीं है हमारे लिए, हमारे कोर्स के हवाले से, तो वो मैंने स्किप भी कर दिए। तो ये एक नंबर के लिए आप रखें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 एक नंबर के लिए आएगा कि व्हेन इंडियन काउंसिल एक्ट वाज इम्पोज्ड, तो आप कह सकते हैं 1935। सही। इसके 4-5 और भी पॉइंट्स थे। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया जी सेंट्रल, उसके बाद वो अदालतें इधर बनाई गई हैं। और बर्मा को लगा कि हाँ एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, आपके नॉलेज के लिए, कि बर्मा वाज सेपरेटेड इन फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। बर्मा जो अभी एक इलाका है, बर्मा आपको पता है मुल्क है, बर्मा वाज द पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उसका पार्ट था सब कॉन्टिनेंट का। बट इन 1935 इट वाज सेपरेटेड, उसको सेपरेट करके अलहदा से मुल्क बनाया गया और वहां पर अलहदा से हुकूमत बनाएगी ब्रिटिश एम्पायर।
अच्छा जी, आज मुझे थोड़ा सा किसी काम के सिलसिले में जाना है, तो लेक्चर को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। इस वाले से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लीजिए अभी। ये जितना आज हमने डिस्कस किया है, सर बर्मा को क्यों अलग किया था? अच्छा, बर्मा को अलग करने की 2-3 वजूहात थी। सबसे पहली वजह थी कि बर्मा के ऊपर ना जापानीज और चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, क्योंकि उनकी बाउंड्री लगती है उसकी चाइना। तो बर्मा के ऊपर उनकी जो डेमोग्राफी है ना, वो ये बताती है कि प्रीवियसली बर्मा वाज द पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी या जापानीज टेरिटरी। तो इस बर्मा के ऊपर हमेशा से ही चाइना और जापान अपना ना क्लेम करते रहे हैं। तो ब्रिटिश एम्पायर को यह डर था कि इस क्लेम के अंदर ऐसा ना हो कि वो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर भी क्लेम कर दें, बिकॉज बर्मा वाज द पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो उसको अलहदा रख के उन्होंने अलहदा से हैंडल करने की कोशिश की है, जो मुझे समझ आती है। इसको हालांकि अलहदा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि बर्मा को बहुत बड़ा इलाका नहीं है, छोटा सा इलाका है। तो उसको अलहदा हम्म, करके कंट्री बनाने की रीजन सिर्फ ये थी कि एक जो फॉरेन इन्फ्लुएंस आ रहा है वो सब कॉन्टिनेंट तक ना आ सके। सही। ठीक है। और इसमें मैं आपको बताता भी हूँ, जो हम लोग अब 1937 के अंदर आ गए हैं, 1937 तक जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इनमें से स्पेशली कांग्रेस कांग्रेस ने अंदर खाते चुप चुपीते जापान के साथ अपने ताल्लुकात बड़े मजबूत कर लिए थे। और कांग्रेस जापान के साथ मिलके एक प्लान ये कर रही थी कि हम जापान को सपोर्ट करेंगे और जापान आके अटैक करे ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर। ठीक है, ब्रिटिश अच्छा, एम्पायर, और हम जापान का सपोर्ट करेंगे। यानी कांग्रेस का यह जीन था कि ब्रिटिशर्स यहां से चले जाएं और जापान के साथ कांग्रेस की मिलकर हुकूमत बन जाए। तो इस चीज सही। को भी कैटर करने के लिए ये भी अभी हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे इस पॉइंट को भी। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जब अब आने वाली है हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, तो उसके अंदर ये बड़ा खुल के कांग्रेस ने ये बात की थी कि दे वर ऑफ द व्यू दैट जापानीज शुड कम इन सब कॉन्टिनेंट। वो सब कॉन्टिनेंट आने चाहिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापानीज ने जर्मनी के साथ मिलकर अटैक किया था, ब्रिटिश ब्रिटिश फ्रांस और यूएसएसआर के ऊपर। तो ये बर्मा को इसीलिए लैदा किया गया था कि इसके ऊपर जो जापानीज और चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस ट्रेवल ना करे सब कॉन्टिनेंट तक। सही। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जी? ठीक है जी, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर हम लोग मजीद कुछ बातें डिस्कस करेंगे। होपफुली हम लोग अपने मैंने अपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, चलिए बता देते हैं अपने इस कोर्स को। पहला कोर्स है जी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट टिल 1947। सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल हिस्ट्री है 1947 तक। अब हम लोग 1935 पे आ गए हैं, 12 साल का अरसा रह गया हमारे पास डिस्कस करने के लिए 1947 तक। तो ये पहला पार्ट है हमारे कोर्स का। ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर, नहीं तो उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करके, तो मैं आपका एक क्विज ले लूंगा। वो जो क्विज होगा वो इसी के अंदर से होगा जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर क्विज के बाद हम नेक्स्ट करेंगे जी कॉन्टेम्परेरी इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो मौजूदा सिचुएशन है पाकिस्तान की, इसके हवाले से फिर हम कुछ टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हुए, मैंने पॉइंट आउट किए हुए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 2 पार्ट्स हैं टिल 1947। उसके बाद आपका क्विज आ जाएगा, 10 नंबर का क्विज होगा। फिर आएगी कॉन्टेम्परेरी इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। जब ये खत्म हो जाएगा इसके टॉपिक्स, तो फिर आपके पास क्विज आ जाएगा 10 नंबर के लिए। ठीक है, तो 10-10 नंबर के लिए 2 क्विज, 20 नंबर के लिए आपके पास क्विज आएगा, 20 नंबर के लिए असाइनमेंट एंड 60 मार्क्स का आपको फाइनल आएगा। ठीक है जी।
चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।